हेलो एवरीवन। आज बायोलॉजी में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है आपका डाइजेशन यानी पाचन तंत्र से रिलेटेड। एक ह्यूमन बॉडी 9 तरह के मेन सिस्टम से मिलकर बनती है, जिसमें से डाइजेशन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मेन सिस्टम माने जाते हैं। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो डाइजेशन सिस्टम यानी पाचन तंत्र बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। एग्जामिनर यहाँ से कई क्वेश्चन उठाता है। तो डाइजेशन सिस्टम, जैसा हमने पहले भी कहा था कि कोई भी टॉपिक हम रट के नहीं समझ के करेंगे ताकि वो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी मेमोरी में फीड हो जाए। तो डाइजेशन सिस्टम के ओवरव्यू से हम स्टार्ट करते हैं कि कैसे चीज़ें होती हैं, फिर इससे रिलेटेड जो थियोरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं उनको हम कवर करते हैं। एक डाइजेशन सिस्टम की बात करते हैं तो डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट होता है। मुंह में हमारे जो दांत होते हैं या हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं वो पाई जाती हैं। लार ग्रंथियाँ लार मिला देती हैं और फिर खाना जो हमारी फूड पाइप होती है, जिसका साइंटिफिक नेम ईसोफेगस है, वहाँ से हमारे पेट में आता है। ये आपका स्टमक है। स्टमक में आने के बाद स्टमक में 3 मेन चीज होती हैं, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक गैस्ट्रिन और एक म्यूकस एंजाइम। ये अपना अपना काम करते हैं। फिर ये लिवर है आपका। लिवर इसमें बाइल जूस यानी पित्त रस मिला देता है। पित्त रस ये गाल ब्लैडर, हरी ग्रंथि, क्योंकि जो बाइल जूस है उसका रंग हरा होता है, तो इसलिए शरीर की हरी ग्रंथि गाल ब्लैडर को, पित्ताशय को कहा जाता है। तो ये इसमें अपना बाइल जूस भी मिला देता है, हाइड्रोक्लोरिक भी मिल जाता है। तो ऐसा खाना जब पचने के बाद आता है फिर छोटी आंत में। छोटी आंत ये कई एक गुथी हुई होती है हमारे शरीर में। ये छोटी आंत है और ये बड़ी आंत है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उससे रिलेटेड हम बात करते हैं डाइजेशन सिस्टम को। अगर डाइजेशन सिस्टम को हमें डिवाइड करना है, पाचन तंत्र को डिवाइड करना है, तो 2 मेन पार्ट्स बनते हैं। एक बनता है आहार नाल और एक होता है संबंधित पाचक ग्रंथियां। आहार नाल के मेन भाग कौन कौन से होते हैं? मुख गुहा यानी जिसे ओरल कैविटी या माउथ कैविटी भी आप कहते हो। ग्रास नली, ईसोफेगस जो हमारी फूड पाइप कही जाती है। स्टमक यानी पेट और इंटेस्टाइन यानी आते। और संबंधित पाचक ग्रंथियां यानी जो अलग अलग एंजाइम मिलाती हैं उनके पाचन के लिए। लार ग्रंथि होती हैं, लिवर होता है, अग्नाशय जिसे पैनक्रियास कहते हैं ये होता है। तो ये 2 भागों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। फिर मुख गुहा से यानी ओरल कैविटी से जो मेन क्वेश्चन बनते हैं वो आपका जीभ से रिलेटेड, तालू से रिलेटेड, दांत और ग्रसने से रिलेटेड, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। तो मेन 2 भागों में हम बांटते हैं पाचन तंत्र को, आहार नाल और संबंधित पाचक ग्रंथियां। टोटल जो लंबाई होती है आहार नाल की, यानी आहार नाल जो होती है आपकी फूड पाइप से स्टार्ट होके और जो लास्ट पार्ट होता है ये बड़ी आंत का यहाँ तक, तो टोटल लंबाई एग्जामिनर पूछ लेता है आहार नाल की कुल लंबाई कितनी होती है। तो कुल लंबाई आपने ध्यान रखना है ये होती है 9 मीटर। 9 मीटर लंबी होती है हमारी आहार नाल। 9 मीटर में से सबसे ज्यादा लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर अकेले जो छोटी आंत है उसकी होती है। 1.5 मीटर जो लंबाई होती है वो बड़ी आंत की होती है। फिर 30 सेंटीमीटर लंबा पेट होता है लगभग हमारा, और 25 सेंटीमीटर लंबी जो ईसोफेगस आहार नली होती है। तो इन सब को मिला के अगर टोटल लेंथ अगर देखते हैं आहार नली की, आहार नाल की, तो वो 9 मीटर होती है। अब मुख गुहा, ग्रास नली को कहते हैं ईसोफेगस, ईसोफेगस। पेट को कहा जाता है इंग्लिश में स्टमक, और आंत को कहा जाता है इंटेस्टाइन। तो इन सब चीजों से मिलकर आहार नाल बनती है। थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मेन क्वेश्चन बनते हैं हम उनकी स्टडी करते हैं, और फिर मेन इक्वेशन क्या बनती है पाचन से रिलेटेड उनके बारे में बात करते हैं। जीभ की अगर बात करते हैं तो जीभ का मेन काम क्या होता है? स्वाद का पता लगाना, स्वाद का पता लगाना। और स्वाद का पता लगाने के लिए टेस्ट बर्ड होती हैं, स्वाद कलियां होती हैं, टेस्ट बर्ड्स, स्वाद कलियां। एक जीभ में 2000 से लेके और 8000 तक टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं। इन टेस्ट बर्ड को यानी इन सेंसर को हम एक नाम देते हैं और वो कहा जाता है गस्टेटरी
गस्टेटरी सेंटर। गस्टेशन का मतलब होता है टेस्ट, तो गस्टेटरी सेंसर या गस्टेटरी रिसेप्टर इनको कहा जाता है। तो रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहाँ पाए जाते हैं? 2018 में ये हरियाणा पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था कि गस्टेटरी रिसेप्टर शरीर के किस हिस्से पे पाए जाते हैं? तो जीभ पे पाए जाते हैं। और जीभ से रिलेटेड और चीजें क्या याद रखनी है? सपोज करो ये आदमी की जीभ है, तो जो आगे वाला ये भाग है, आगे वाला भाग, ये टेस्ट का अनुभव करवाता है मीठा। जो कंठ के पास वाला भाग है, यहां से हमें कड़वे टेस्ट का, और जो साइड वाले भाग होते हैं, यहां से खट्टे और नमकीन टेस्ट का अनुभव होता है। खट्टे और नमकीन टेस्ट का अनुभव होता है। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है कि जीभ के किस भाग से हमें पता चलता है? तो आगे वाले भाग से मीठे टेस्ट का, जो पीछे कंठ के पास होता है वहां से कड़वे का, और जो साइड वाले जो पोर्शन होते हैं वहां से खट्टे और नमकीन टेस्ट का पता चलता है। तो जीभ के बारे में ये काफी चीजें हैं, ये जो एग्जामिनर पूछ सकता है। तालू को इंग्लिश में कहा जाता है पैलेट। पैलेट, पैलेट की अगर बात करते हैं तो पैलेट माउथ कैविटी का ऊपर वाला हिस्सा होता है। आप जब टॉन्सिल्स हो जाते हैं, माउथ को ओपन करते हो आप, तो आपको दो छेद दिखते हैं। उन जो दो छेद होते हैं, एक जाता है आपकी विंड पाइप में जो आपकी श्वास नली होती है, और एक जाता है आपकी फूड पाइप में जिसे हम इसोफेगस कहते हैं। तो पैलेट का काम क्या होता है कि उन जो छेद होते हैं उनको कवर करना और प्रोटेक्शन करना। तो ये काम होता है पैलेट का। पैलेट से रिलेटेड बस यही चीज़ें आपने याद रखनी है। और अगर दांत की अगर बात करते हैं, उसके बाद हमारे दांतों से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन बनता है। तो सबको पता है 32 दांत होते हैं। 32 दांत, और दांत दो तरीके से होते हैं। एक होते हैं परमानेंट डेंटिशन, परमानेंट डेंटिशन, और एक होता है डेसिडुअस डेंटिशन। डेसिडुअस डेंटिशन को दूध के दांत भी कहा जाता है। दूध के दांत भी। अगर इनकी बात करें तो इसका फार्मूला होता है 2123, और इसका फार्मूला होता है 2102। 2102। अब ये फॉर्मूला क्या है? ये किस चीज से रिलेटेड है? देखिए, एक जबड़े में 16 दांत होते हैं, 16 दांत होते हैं। तो जो दो इस साइड और दो दांत इस साइड, दो इस साइड दो इस साइड जो दांत होते हैं, इनको कहा जाता है इंसीजर। इंसीजर्स, यानी ये दांत क्या होते हैं? सीजर्स की तरह होते हैं। सीजर का काम क्या होता है? काटना। पैने दांत होते हैं, रैबिट टीथ भी कहा जाता है। वन, ये क्या है? आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे मांसाहारी जानवर हैं, उनका एक जो दांत होते हैं वो बहुत नुकीले होते हैं, बहुत नुकीले होते हैं। तो नुकीले होते हैं तो वो क्या करने के काम आते हैं? वो छेद करने के काम आते हैं। तो नुकीले दांत जो होते हैं तो उनको कहा जाता है कैनाइन। कैनाइन, कैनाइन ये वर्ड जो निकला है, मांस खाने वालों को कहा जाता है कार्निवोर्स। तो कैनाइन या कार्निवोर्स एक, तो इनके ये दांत क्या होते हैं? शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, ये दांत होते हैं लंबे। फिर 2 दांत जो ये होते हैं इनको कहा जाता है मोलर्स, और सबसे जो बाद वाले होते हैं उनको कहा जाता है प्रीमोलर्स। तो ये है आपका डेंटल फार्मूला वयस्क मनुष्य के दांत के लिए। देखिए, 2 और 1 3 और 2 5 और 3 8, यानी इसके बाद जो चौड़े जाड़ होती हैं वो आ जाती हैं। फिर उसके बाद जो बाद वाली और चौड़ी जाड़ होती हैं 3, वो आ जाती हैं। तो ऐसे ही इस साइड। तो
एक जबड़े में जो टोटल होते हैं 16 दांत ऊपर वाले जबड़े में और 16 दांत ही नीचे वाले जबड़े में, तो ये होते हैं। तो 2123 ये फार्मूला है परमानेंट डेंटेशन का। दूध के दांत कितने आते हैं? देखिए ये 2 दांत आते हैं, एक ये भी दोनों आते हैं बच्चे के। बट जो ये मोलर्स होते हैं ये बच्चे में नहीं आते। और प्री मोलर्स भी 3 की जगह कितने आते हैं? 2 आते हैं। ये पॉइंट याद रखना, 2 और 1 3 और 2 5, 5 इस साइड 5 उस साइड, एक जबड़े में 10 और टोटल दूध के दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। 6 साल से लेके 8 साल तक ये दूध के दांत कंप्लीट हो जाते हैं। और एक जो ये विजडम टीथ है, सबसे लास्ट में जो दांत आता है, अकल जाड़ जिसे कहा जाता है, विजडम टीथ, अकल जाड़, जो लास्ट वाला जो होता है ये 18 वर्ष की आयु तक, 18 साल की आयु तक आ जाता है। कुछ लोगों में 20-22 साल तक भी आता है, बट 18-20 साल की एवरेज अगर बात करें तो ये दांत निकल जाते हैं जिनको विजडम टीथ कहा जाता है। वो लास्ट वाले मोलर्स होते हैं, लास्ट वाले मोलर्स होते हैं। मोलर से पहले प्री मोलर आता है, ये आपने ध्यान रखना है। मोलर से पहले ये वाले हैं जो ये प्री मोलर्स हैं और ये हैं ये मोलर है। परी का मतलब पहले, ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो संख्या क्या होती है? इंसिजर होते हैं 2, कैनाइन होता है 1, पेयर में बात कर रहे हैं हम। प्री मोलर्स होते हैं 2 और मोलर्स होते हैं वो होते हैं 3। तो इस वे में दांतों से रिलेटेड याद रखना। दांत किसके बने होते हैं? तो कैल्शियम और फॉस्फेट, कैल्शियम और फास्फोरस दांतों के लिए 2 जरूरी तत्व होते हैं। तो कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं दांत, CA3PO4 तो ये फॉर्मूला है कैल्शियम फॉस्फेट का। तो दांत किससे मिलके बनते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट से मिलके बनते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, देखिए दांतों के ऊपर एक चमकीली परत पाई जाती है जो दांतों को सुरक्षा देती है, और वो चमकीली परत होती है एनामेल की। एनामेल हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे कठोर भाग है। ये क्वेश्चन यूपीएससी, एसएससी, डीएसएस भी कई बोर्ड इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं कि शरीर में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो दांत के ऊपर जो चमकीली परत होती है जो प्रोटेक्शन करती है हमारे टीथ की, तो वो हमारी बॉडी में पाया जाने वाला सबसे कठोर भाग होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। और इस एनामेल की सुरक्षा के लिए फ्लोराइड, तो फ्लोरीन एक तत्व होता है, फ्लोरीन एक तत्व होता है। तो फ्लोराइड हर टूथपेस्ट में लगभग फ्लोराइड पाया जाता है। वो क्या करता है? एनामल की सुरक्षा करता है। तो दांतों की सुरक्षा के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? वो है फ्लोरीन या फ्लोराइड। दांत किससे मिलके बने होते हैं? वो कैल्शियम और फास्फोरस से। ये दोनों अलग अलग पॉइंट आपने याद रखने हैं। दांतों से रिलेटेड आपने ये चीज याद रखना है। अब अगर 1-2 चीजें और दांतों के बारे में पूछ सकता है कि कुछ ऐसे, देखिए मनुष्य के दांत 2 बार आते हैं, तो मनुष्य को इसलिए क्या कहा जाता है? डाइफायोडोंट। डाई का मतलब 2, फायोडोंट मतलब दांतों से रिलेटेड है, जिसके दांत 2 बार आते हैं। कुछ ऐसे जानवर भी होते हैं जिनके दांत कई बार आते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? हम उनको कहते हैं पॉलीफायोडोंट, जिनके दांत जितनी बार टूटते रहें उतनी बार आते रहें। जैसे शार्क मछली होती है, आपने देखा होगा, या क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ जो होता है, तो उनके दांत क्या होते हैं? पॉलीफायोडोंट होते हैं, जिनके कई बार आ जाते हैं। जितनी बार भी दांत टूटेंगे तो उतने दांत उनके कई बार निकल आएंगे। मनुष्य डाइफायोडोंट होता है, और जो जानवर हैं, शार्क मछली हैं, क्रोकोडाइल हैं, ये क्या होते हैं? ये पॉलीफायोडोंट होते हैं। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। अब एक दांत की बेसिक अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो एक दांत को अगर देखा जाए तो 3 भागों में दांत बटा होता है। दांत की कुछ ऐसी संरचना होती है। दांत का जो ऊपरला भाग होता है वो कहलाता है क्राउन। जो क्राउन का मतलब होता है मुकुट या सिंहासन। तो जो ऊपर वाला भाग है वो होता है क्राउन। ये सपोज करो मसूड़े से ऊपर जो होता है, मांस में ढका, मसूड़े से ढका हुआ होता है, ठीक है। तो ये भाग कहलाता है उसका नेक यानी गर्दन।
और जो रूट होती है लगभग 70% तक वो मांस में धंसी होती है। जो गम्स हैं हमारे, इसमें इनकी लेयर होती है उसके चारों ओर, तो गम्स की लेयर पाई जाती है। तो ये मेन पार्ट है, क्राउन, नेक और रूट एक दांत के मेन पार्ट पाए जाते हैं। अब दांत दर्द के लिए लौंग का तेल आपने सुना होगा कि भाई लौंग ले लेते हैं जब बहुत ज़्यादा दर्द होता है ना, तो लौंग यानी क्लोव ऑयल, लौंग का तेल को हम कहते हैं क्लोव ऑयल। तो क्लोव ऑयल में ऐसा कौन सा केमिकल पाया जाता है जो दांत के दर्द को ठीक कर देता है? तो यूजेनॉल, EUGENOL। तो यूजेनॉल ये एक केमिकल है, यूजेनॉल। तो ये पाया जाता है क्लोव ऑयल यानी लौंग के तेल में यूजेनॉल पाया जाता है। तो ये कुछ पॉइंट है आपने याद रखने हैं, दांतों से रिलेटेड एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अब नेक्स्ट अगर बात करते हैं ग्रसनी की, तो ये ग्रसनी क्या चीज़ होती है और इसके बारे में क्या हमसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए, आप जब मुंह खोलते हो, मैंने बताया था पैलेट के बाद जब अगर मुंह खोलते हो तो उसमें आपको दो छेद दिखाई देते हैं। ग्रसनी, इसको कहा जाता है फेरिंक्स इंग्लिश में। फेरिंक्स में दो चीजें होती हैं, एक होती है गुलेट, दो छेद दिखेंगे आपको, एक को कहा जाता है गुलेट और एक को कहा जाता है ग्लोटिस। गुलेट और ग्लोटिस ये होता है निगल द्वार हिंदी में, अगर निगल द्वार, और ये होता है कंठ द्वार। दो छेद आप देखोगे। निगल द्वार जो खुलता है यानी निगलने के लिए, वो खुलता है हमारी ईसोफेगस में, हमारी जो होती है ग्रास नाली ईसोफेगस। और जो कंठ द्वार है ये ओपन होता है ट्रैकिया में। ट्रैकिया को आप कहते हो सांस नली या विंड पाइप भी कहते हो। इनकी लेंथ की अगर बात करें तो ये 25 सेंटीमीटर और ये लगभग 10 से 11 सेंटीमीटर सिर्फ लंबी होती है। यानी जो हमारी सांस नली होती है वो हमारी खाने की नली के बिल्कुल साथ साथ चलती है। खास जो ये खाने की नली और श्वास नली दोनों साथ साथ चलती हैं, बट वो सिर्फ श्वास नली होती है, यहाँ हमारे फेफड़े होते हैं, फेफड़ों तक आके रह जाती है, तो आधे से भी कम लंबाई होती है हमारी जो ट्रैकिया है श्वास नली की, खाने की नली के बजाय। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे रिलेटेड बनते हैं। ईसोफेगस हम पढ़ चुके हैं। ईसोफेगस में जो खाना चलता है, देखिए ईसोफेगस में जो खाना चलता है वो चलता है पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस विधि से। पेरिस्टालसिस विधि क्या होती है? देखिए, जैसे ही खाना यहाँ पे आता है तो यहाँ से ये पीछे से पिचक जाती है और आगे का रास्ता खोल देती है। तो जैसे वेव्स चलती हैं कि आगे का रास्ता खुलता हुआ चलता है, पीछे का रास्ता संकरा होता चलता है, तो उस तरीके से खाना क्या होता है, धकेलता रहता है, पीछे आगे चलता रहता है पेट में आने के लिए। तो इस तरीके से खाने का चलना हमारी जो फूड पाइप होती है उसे कहा जाता है पेरिस्टालसिस प्रोसेस। तो इस विधि से चल के खाना हमारे पेट तक पहुंचता है। तो ईसोफेगस की लंबाई आपने खासकर याद रखनी है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है। तो जो हमारी ईसोफेगस की लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर। स्टमक की अगर बात करते हैं तो पेट की हम अगर बात करें तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी जठर रस पाया जाता है, जठर रस पाया जाता है। तीन चीजें पेट से रिलेटेड आपने याद रखनी है, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है, एक गैस्ट्रिन हार्मोन पाया जाता है। ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, जठर रस के निकलने को प्रेरित करता है, और एक म्यूसिन एंजाइम पाया जाता है। पेट में म्यूसिन एंजाइम पाया जाता है। ये तीन चीजें पाई जाती हैं हमारे स्टमक में। जठर रस क्या करता है? देखिए, डॉक्टर कहता है कि भाई खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही खाना पेट में जाता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसका पीएच मान, पीएच जो मान होता है वो होता है 1.5 होता है, और जितना कम पीएच मान होता है वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl कि अगर हाथ पे गिर जाए तो हाथ को भी जला देगा। तो ऐसा क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कि हमारा पेट नहीं जलता है, जो उसकी आंतरिक परत होती है, आंतरिक स्किन होती है, वो नहीं जलती है।
तो उसका सॉल्यूशन है म्यूसिन एंजाइम। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिव होता है, एक जठर अग्नि लगती है पेट में, तो म्यूसिन एंजाइम एक्टिव हो जाता है और ये पेट के चारों ओर आंतरिक लेयर बना लेता है एक, जिससे कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उसका साइड इफेक्ट नहीं होता, उसका दुष्प्रभाव नहीं होता। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगभग 2 से 3 लीटर हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है रोज, 2 से 3 लीटर रोज HCl निकलता है। और कौन प्रभावित करता है निकलने को, कौन प्रेरित करता है? तो जो गैस्ट्रिन एंजाइम होता है, गैस्ट्रिन हार्मोन होता है, ये हार्मोन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के निकलने को स्टार्ट करता है और म्यूसिन एंजाइम इसके दुष्प्रभाव को रोकता है। तो इसलिए डॉक्टर कहते हैं भाई खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो जठर अग्नि जो भोजन को पचाने का काम करेगी, जरूरी एंजाइम मिलाएगी, वो एंजाइम प्रॉपर मिल नहीं पाएंगे और खाना प्रॉपर नहीं पचेगा। और प्रॉपर नहीं पचेगा तो कॉन्स्टिपेशन, माल न्यूट्रिशन, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। जो पर्पज होता है कि खाने से हमें एनर्जी मिले, वो प्रॉपर हल नहीं हो पाता, वो प्रॉपर सोल्व नहीं हो पाता। तो इसलिए कम से 40 से 45 मिनट बाद कम से कम या 1 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए। तो स्टमक से रिलेटेड आपने ये चीज याद रखनी है। स्टमक की कुल लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर, ये आपने ध्यान रखना है। स्टमक की लंबाई होती है 30 सेंटीमीटर और कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ये 3 भाग होते हैं। ये भाग होता है अगला भाग पेट का, ये भाग होता है मध्य भाग, बीच वाला भाग, और ये भाग होता है पिछला भाग। तो 3 भाग हैं हमारे। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक किस अंग के भाग होते हैं? तो पेट का अगला, मध्य और पीछे वाला। आसान है इनको याद रखना। देखिए C के बाद F और P, अगर एक इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो पहले लेटर आता है C, फिर आता है F और फिर आता है P। तो C, F, P कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, ये पेट के 3 भाग है, याद रखना। टोटल लंबाई 30 सेंटीमीटर है, ये आपने याद रखना। स्टमक से रिलेटेड इतना है, जब स्टमक HCl मिला देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला देता है, तो इसी दौरान जो ये लीवर होता है ये भी इसमें बाइल जूस मिलाता है। लीवर की स्टडी भी हम करेंगे। और इसके बाद थोड़ा सा स्टडी अब हम कर लेते हैं इंटेस्टाइन, यानी जो हमारी आंतों की होती हैं। तो आंतें जो हैं हमारी, वो मुख्य पाचक अंग छोटी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। 2 कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत और लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलने के बाद यहां से और बाइल जूस मिलने के बाद पैनक्रियाटिक रस, ये भी होते हैं, ये भी मैं सारा बताऊंगा। खाना आता है छोटी आंत में पचने के लिए। तो छोटी आंत में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं खाने के पाचन के लिए। क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि खाने का पाचन शरीर के किस भाग में होता है? तो खाने का पाचन होता है शरीर की छोटी आंत में होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा आप। लगभग सबसे बड़ा भाग होता है हमारे पाचन तंत्र का, छोटी आंत की बात करें। छोटी आंत इसे कहा जाता है इसकी क्योंकि जो चौड़ाई होती है ना वो कम होती है, दर लंबाई में ये सबसे बड़ी होती है। जितने भी अंग होते हैं हमारे पाचन तंत्र में सबसे बड़ी होती है। बट छोटी आंत क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत कम होती है। तो पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा। तो लंबाई होती है इसकी 6 से 7 मीटर, 6 से 7 मीटर, और जो चौड़ाई होती है, ब्रेड्थ होती है, वो होती है सिर्फ 2.5 से 3 मीटर, सेंटीमीटर, सॉरी मीटर नहीं, 2.5 से 3 सेंटीमीटर सिर्फ चौड़ी होती है और 6 से 7 मीटर बहुत लंबी होती है ये। अब इसमें पाए जाने वाले क्या, एरेप्सिन एक एंजाइम पाया जाता है, एरेप्सिन एंजाइम पाया जाता है जो खाने का पाचन करता है। छोटी आंत में पाया जाने वाला मुख्य एंजाइम कौन सा है? एरेप्सिन एंजाइम है, ये याद रखना है। इसके 3 भाग होते हैं। देखिए जैसे ही खाना पेट से यहाँ पे आता है तो पहला भाग है इसका ड्यूडेनम, वो ड्यूडेनम में आता है। फिर जैजुनम में उंगलियों जैसी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें विली कहते हैं। तो विली, जैजुनम की विली में मुख्य पाचन होता है। और फिर छोटी आंत से बड़ी आंत में खाना आ जाता है और बड़ी आंत क्या करती है? खाने में से पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है और मल को शरीर से बाहर कर देती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि इस आंत के कितने भाग होते हैं छोटी आंत के? तो ड्यूडेनम,
जेजुनम और इलियम, ये तीन भाग होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। और ऐसे ही अगर बड़ी आंत के बारे में बात करें तो बड़ी आंत के भी तीन भाग होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम छोटी आंत के भाग है, बड़ी आंत के भाग है सीकम, कोलोन और रेक्टम। देखिए इनको याद रखना बहुत इजी है। एक सपोज करो गांव में किसी की शादी थी, गांव में किसी की शादी थी, तो एक डीजे लेके आया और डीजे क्या था, छोटी साइज में थी बट साउंड बहुत करती थी, बहुत अच्छी साउंड थी। तो इसी से रिलेटेड छोटी डीजे आई, छोटी डीजे आई बड़ी सी कार में, बड़ी सी कार में छोटी डीजे आई बड़ी सी, यानी छोटी आंत के लिए कौन से भाग, डी से ड्यूडेनम, जे से जेजुनम और आई से इलियम, बड़ी सी सी से सीकम, का से कोलोन और रा से रेक्टम। तो आसान हो जाएगा इसको याद करना कि छोटी डीजे आई बड़ी सी कार में, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम और सीकम, कोलोन, रेक्टम। अब जैसे डायमेंशन पूछ ली जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड, ऐसे ही डायमेंशन इसकी लेंथ और ब्रेथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ की बात करें तो 1.5 मीटर और ब्रेथ की बात करें, चौड़ाई की बात करें तो वो होती है 6 से 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे पॉइंट ये नोट करने वाली बात है कि इसकी चौड़ाई ज्यादा होने के कारण इसे बड़ी आंत कहा जाता है। और बड़ी आंत का मेन काम आपको पता है कि ये खाने से पानी को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। खाने से पानी को एब्जॉर्ब करने का काम किस अंग का होता है, तो बड़ी आंत का होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका ये एक पैरासाइट, ये एक परजीवी होता है। ये बड़ी आंत में आ जाता है और बड़ी आंत में जब आ जाता है तो ये पानी को एब्जॉर्ब नहीं करने देता और पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी तो आपको पता है लूज मोशन यानी पेचिस एक बीमारी है जिसे डायसेंट्री कहा जाता है डॉक्टर लैंग्वेज में। तो पेचिस यानी लूज मोशन हमें हो जाते हैं इस पैरासाइट के कारण जब ये बड़ी आंत में आ जाता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं इससे रिलेटेड। अब देखिए छोटी आंत का लास्ट वाला भाग है इलियम और बड़ी आंत का फर्स्ट वाला भाग है सीकम। ये इलियम है और ये सीकम है। इन दोनों के बीच में एक वाल पाई जाती है ताकि खाना पच के छोटी आंत से बड़ी आंत में तो आ जाए बट बड़ी आंत से वापस ना जा पाए। तो इस वाल को कहा जाता है इलियोसिकल वाल और इसका जो नाम पड़ा है इलियोसिकल वाल, तो वो इन दोनों नाम के जो लास्ट वाला भाग है इलियम और इसका फर्स्ट वाला भाग है जो सीकम, इन दोनों को मिला के इलियोसिकल वाल, तो इनके नाम पे ही पड़ा है। तो ये छोटे आंत के और बड़ी आंत के बीच में पाए जाने वाली वाल है। तो ये आपका जो आहार नाल से रिलेटेड एलिमेंट्री जो कैनाल होता है इसे कहा जाता है इंग्लिश में। तो उससे रिलेटेड ये सारे कंसेप्ट इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। अब बात करते हैं एसोसिएटेड डाइजेस्टिव जो ग्लैंड्स होती हैं हमारी, संबंधित पाचक जो ग्रंथियां होती हैं, इनसे भी रिलेटेड कई एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा लार ग्रंथियां। जो लार ग्रंथियां होती हैं उनको कहा जाता है इंग्लिश में सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलाइवा होता है लार। तो सैलिवरी ग्लैंड्स की अगर बात करें तो वो 3 होती हैं सैलिवरी ग्लैंड्स। सबसे बड़ी होती है पैरोटिड, दूसरी होती है सब मैंडिबुलर और तीसरी होती है सबलिंगुअल। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और लिंगुअल। देखिए यहां पे जो दोनों कानों के नीचे एक लार ग्रंथि पाई जाती है
एक पाई जाती है जबड़े में और एक होती है हमारी जीभ के दोनों ओर। तो 3 तरह की लार ग्रंथियां, ये है पैरोटिड, ये जो होती है सब मैंडिबुलर, और जो जीभ के दोनों ओर पाई जाती है वो होती है सबलिंगुअल। ये 3 तरह की लार ग्रंथियां होती हैं हमारे शरीर में जो पाई जाती हैं। पैरोटिड ग्रंथि दोनों कानों के नीचे ये सबसे बड़ी होती हैं, दोनों कानों के नीचे, और सबसे बड़ी लार ग्रंथियां हैं। मैंडिबल बोन जबड़े की ये हड्डी होती है जो एकमात्र हिलने वाली हड्डी है हमारी, उसे कहते हैं मैंडिबल बोन। और शरीर की सबसे कठोर हड्डी भी यही होती है। सबसे कठोर भाग की बात करें तो दांत के ऊपर जो चमकीली परत पाई जाती है वो, जिसे एनामल कहते हैं। और सबसे मजबूत हड्डी की बात करें तो मैंडिबल बोन। तो मैंडिबल बोन के जो एक भाग होता है उसी में ये ग्रंथि पाई जाती है जो लार को रिलीज करती है, इसलिए इसको हम कहते हैं सब मैंडिबुलर। और ये होती है जबड़े में। और तीसरी जो लार ग्रंथियां होती हैं, भाई हम कहते हैं किसी भी लजीज खाने को देख के, टेस्टी फूड को देख के कि पानी आ जाता है, तो हम सोचते हैं कि जीभ से ही ग्रंथि जो लार निकलती है, बट ऐसा नहीं है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि जो दोनों कानों के नीचे कनपेड होती है, तो सूजन आ जाती है ना, तो सूजन इसी ग्रंथि में आती है। आपने याद रखना है कि पैरोटिड ग्रंथि होती है सबसे बड़ी लार ग्रंथि। तो 3 तरीके से लार आती है। लार में कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। टाइलिन, PTYLIN, टाइलिन एंजाइम, पी साइलेंट है इसमें, टाइलिन एंजाइम और एमाइलेज, ये 2 मुख्य एंजाइम लार में पाए जाते हैं। अमाइलेज एंजाइम क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स में किसका? स्टार्च। जो पौधों में कार्बोहाइड्रेट्स जो ग्लूकोज होती है वो किस रूप में स्टोर होती है? स्टार्च के रूप में। तो 30% स्टार्च का पाचन लगभग मुंह में ही हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे ही लार मिलती है तो 30% जो ग्लूकोज होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होती है, पोषक पदार्थ होते हैं, उनका पाचन मुंह में हो जाता है। किस एंजाइम के मिलने से? अमाइलेज एंजाइम के मिलने से। और टाइलिन क्या करता है? ये हानिकारक बैक्टीरिया को, जो मुंह में खाने के साथ हो सकता है कि भाई बैक्टीरिया आ जाता है, जीवाणु आ जाते हैं, हार्मफुल बैक्टीरिया, तो उसको किल करने का, बैक्टीरिया को किल करने का जो काम होता है वो टाइलिन एंजाइम का होता है। जीभ में क्या होता है? 99% वाटर होता है। 99% क्या है? वाटर है। और 1% क्या होता है? एंजाइम पाए जाते हैं जो पचाने वाले एंजाइम होते हैं। और कौन से 2 मुख्य एंजाइम हैं? ये वही 2 मुख्य एंजाइम हैं, आपका टाइलिन और अमाइलेज एंजाइम। तो लार से रिलेटेड ये काफ़ी है, इससे बाहर नहीं पूछेगा एग्जामिनर। अगर लीवर की अगर बात करते हैं तो लीवर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लार से रिलेटेड आपने याद रखना है। और लगभग कितनी लार निकलती है? लगभग हर रोज 1.5 लीटर लार निकलती है। 1.5 लीटर के लगभग लार हर रोज हम रिलीज करते हैं। मेंढक में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। व्हेल मछली और मेंढक में लार ग्रंथियां नहीं पाई जाती। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपने ये सारे पॉइंट याद रखने हैं। अगर लीवर की बात करें तो लीवर से रिलेटेड क्या क्वेश्चन बनेंगे? लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लीवर से रिलेटेड जो चीज आपने याद रखनी है, यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। सबसे बड़े अंग की बात करें तो वो याद रखना त्वचा, हमारी स्किन है। और सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें, ग्रंथि वो चीज होती है या तो एंजाइम रिलीज करे या हार्मोन रिलीज करे। तो लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि है तो वजन भी इसका अच्छा खासा होना चाहिए। तो लगभग 1750 ग्राम इसका वजन होता है। 1750 ग्राम वजन होता है। लीवर में से बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस, जिसे हिंदी में कहते हैं पित्त रस। पित्त रस।
तो बाइल जूस निकलता है। बाइल जूस में एंजाइम तो नहीं पाए जाते हैं, तो इसमें सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टार्कोलेट दो मिनरल पाए जाते हैं जो वसा के पाचन में हेल्प करते हैं। तो वसा के पाचन में खासकर कौन सा अंग हेल्प करता है? लीवर करता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है? इसमें विटामिन ए और डी का स्टोरेज होता है। किन दो विटामिनों का स्टोरेज होता है? विटामिन ए का और डी का स्टोरेज होता है। जो ग्लूकोज निकलती है तो ग्लाइकोजन के रूप में उसका स्टोरेज लीवर में होता है, और जिस हिसाब से फिर ग्लूकोज की आवश्यकता होती है बॉडी में, तो लीवर ग्लाइकोजन को रिलीज करता रहता है और ग्लूकोज की मात्रा पूरी होती रहती है। तो लीवर को पाचन तंत्र का बहुत इंपॉर्टेंट अंग माना जाता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। तो ग्लाइकोजन के अलावा फैट का भी, वसा का भी इसमें स्टोरेज होता है। और आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा और पोटाशियम जैसे, पोटाशियम का साइन होता है के। तो इन सब जो मिनरल्स का स्टोरेज है वो कहाँ पे होता है? वो हमारे लीवर में होता है। बाइल जूस कहाँ से निकलता है? जो पित्त रस होता है ये निकल के इकट्ठा होता है गाल ब्लैडर में। जो गाल ब्लैडर होता है जिसे पित्ताशय कहते हैं, पित्ताशय कहते हैं। यहां से निकल के ये है आपका पित्ताशय। इसे शरीर की हरी ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बाइल जूस निकलता है उसका रंग हरा होता है और वो इकट्ठा होता है गाल ब्लैडर में। तो हरा रंग होता है बाइल जूस का, इसमें होता है, तो इसलिए शरीर की हरी ग्रंथि यानी ग्रीन ग्लैंड कहा जाता है। शरीर की हरी ग्रंथि किस अंग को कहा जाता है? ग्रीन ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। शरीर की हरी ग्रंथि कौन सी है? तो वो गाल ब्लैडर है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। पीएच मान कितना होता है बाइल जूस का? बाइल जूस का पीएच मान की अगर बात करें तो 7.7 होता है पीएच मान। 7.7 होता है पीएच मान। ऐसे ही पीएच मान से रिलेटेड अगर लार का हमारा एक क्वेश्चन ये मिस हो गया था, तो लार का पीएच मान खाने से पहले और खाने के बाद, ये 2 पॉइंट में याद रखना है। खाने से पहले होता है 6.8 और खाने के बाद हो जाता है 5.8। तो खाने के बाद ये आपने याद रखना है। तो ये क्वेश्चन भी पीएच से रिलेटेड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो लार का है 6.8 और खाने के बाद 5.8। पीएच मान बाइल जूस का कितना होता है? वो होता है 7.7 होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। लीवर की स्टडी को देखिए, लीवर में एक एंजाइम होता है हेपारिन। तो हेपारिन क्या करता है? ब्लड को पतला करता है, ब्लड को गाढ़ा नहीं होने देता। तो इसलिए लीवर की स्टडी को इसी से रिलेटेड है, हेपाटोलॉजी कहा जाता है। हेपाटोलॉजी कहा जाता है लीवर की स्टडी को। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हेपारिन कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है। लीवर की स्टडी को क्या कहा जाता है? हेपाटोलॉजी कहा जाता है। फर्स्ट लीवर ट्रांसप्लांट, लीवर को जो ट्रांसप्लांट किया गया था, फर्स्ट लीवर ट्रांसप्लांट जो बदला गया था, उन डॉक्टर का नाम था डॉक्टर थॉमस स्टाल्ज। डॉक्टर थॉमस स्टाल्ज ने 1963 में किया था, बट ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। कुछ ही घंटे वो पेशेंट जीवित रहा था। फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट इन्हीं डॉक्टर ने 1967 में किया था। ये पॉइंट कैसे याद हो सकता है? देखिए, जो पहला हार्ट का ट्रांसप्लांट है वो भी 1967 में डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। साउथ अफ्रीका के डॉक्टर थे। 3 दिसंबर 1967 को पहला हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट भी आजकल बहुत ज़्यादा मास लेवल पे हो रहे हैं। तो फर्स्ट लीवर ट्रांसप्लांट किसने किया था? डॉक्टर थॉमस चार्ल्स ने किया था 1963 में, बट सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो 1967 में इन्हीं डॉक्टर ने फर्स्ट सक्सेसफुल लीवर ट्रांसप्लांट किया था। तो लीवर से रिलेटेड ये काफ़ी है, ये आप सारा याद रखिएगा। अब अगर बात करते हैं अग्नाशय की, तो ये क्या होता है? अग्नाशय या पैनक्रियास क्या होता है? तो अग्नाशय को कहा जाता है मिक्स्ड ग्लैंड। अग्नाशय की अगर बात करते हैं तो ये क्या है?
मिक्स्ड ग्लैंड है और सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। मिश्रित ग्रंथि है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है किसके बाद? लीवर के बाद। तो ये पत्ते जैसी जो रचना दिख रही है ये होती है आपका पैनक्रियास या अग्नाशय। अग्नाशय पैनक्रियास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी बॉडी में। मिश्रित ग्रंथि क्यों कहा जाता है? देखिए, जो ग्रंथि एंजाइम रिलीज करती है वो होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो ग्रंथि हार्मोन रिलीज करती है वो होती है एंडोक्राइन। तो ये वो ग्रंथि है जो हार्मोन भी रिलीज करती है और एंजाइम भी रिलीज करती है। तो बिक्स क्या करती है, क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एंजाइम भी रिलीज करती है और हार्मोन्स भी रिलीज करती है, दोनों रिलीज करती है। एंजाइम कौन कौन से एंजाइम इसमें पाए जाते हैं? इसमें पाए जाते हैं माल्टेज, अमाइलेज, सुक्रेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन, ये इसमें 5 एंजाइम पाए जाते हैं। इनको अलग अलग लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि माल्टेज, अमाइलेज और जो सुक्रेज है ये पाचन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। लाइपेज लिपिड कहा जाता है वसा को, तो लिपिड का पाचन करते हैं। लिपिड मतलब वसा का, एल से लाइपेज और एल से लिपिड। तो लाइपेज एंजाइम किसका पाचन करता है? वसा का। और ट्रिप्सिन जो एंजाइम है, ट्रिप्सिन या ट्रिप्सिन के आगे एक वर्ड और लगा लो, काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन। तो ये जो एंजाइम होते हैं ये पाचन करते हैं तो प्रोटीन का। तो याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन 30% तो लगभग मुंह में ही हो जाता है, बट बाकी का पाचन कहाँ पे होता है? आंत में होता है। तो ये एंजाइम उसका पाचन करते हैं, सुक्रेज, लाइपेज। सुक्रेज, अमाइलेज और माल्टेज पाचन करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स का। लाइपेज वसा का पाचन करता है और ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करते हैं। तो ये एंजाइम किस द्वारा निकाले जाते हैं? छोटे आंत में भी होते हैं और ये पैनक्रियास यहाँ से ये एंजाइम निकाल के इसमें मिला देता है, तो इसलिए पाचन करते हैं। हार्मोन की अगर बात करते हैं तो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एक पार्ट होता है ये किसका? ये हमारे अग्नाशय का। तो इसमें यहाँ पे एक हिस्सा होता है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिसे कहा जाता है। इसमें 3 तरह की कोशिकाएं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। तो अल्फा कोशिका से क्या निकलता है? ग्लूकागोन हार्मोन निकलता है, ग्लूकागोन। और ग्लूकागोन हार्मोन क्या निकलता है? यहाँ से निकल के ये रिलीज होता है, स्टोर होता है लीवर में। क्यों? लीवर क्या रिलीज करता है? ग्लूकागोन। एक वर्ड आपने पढ़ा था, जानवरों में जो स्टोरेज होता है ग्लूकोज का वो होता है स्टार्च के रूप में, और इंसानों में जो ग्लूकोज का जो स्टोरेज होता है वो होता है ग्लूकागोन के रूप में लीवर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। तो अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकागोन, बीटा कोशिका से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़ा होगा, सुना भी होगा। जिन लोगों को डायबिटीज यानी शुगर हो जाती है, तो शुगर क्या होती है, डायबिटीज क्या होती है? डायबिटीज होती है 2 टाइप की, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 2 में तो थोड़ा बहुत इंसुलिन उनकी बॉडी में बनता है तो हो सकता है टैबलेट से काम चल जाए, बट जो टाइप 1 होती है ये खतरनाक होती है। इसमें इंसुलिन हार्मोन जो बीटा कोशिका होती है पैनक्रियास की, वो बिल्कुल भी, अग्नाशय की, वो बिल्कुल भी काम नहीं करती, तो इसलिए उसे इंसुलिन के वैक्सीन देने पड़ते हैं, इंजेक्शन देना पड़ता है। तो टाइप 1 शुगर जो होती है वो खतरनाक होती है। गामा कोशिका से निकलता है सोमैटोस्टेटिन। सोमैटोस्टेटिन, देखिए जो भी खाना आप लोग खाते हो ऐसा तो नहीं है कि बहुत सारी एनर्जी एकदम से आ गया, आपने 2 किलो दूध पी लिया या पनीर खा लिया आधा किलो तो एकदम से बहुत सारी एनर्जी आ गई अंदर। उससे जो एनर्जी होती है वो बॉडी में आपको धीरे धीरे मिलती रहे, तो यही जो गामा कोशिका होती है सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, इसे कहा जाता है इंग्लिश में एसिमिलेशन ऑफ फूड, खाने का स्वांगीकरण करना। तो खाने का स्वांगीकरण करना यानी जो एनर्जी होती है वो देर तक आपकी बॉडी को मिलती रहे, तो ये काम कौन करता है? ये गामा कोशिका से निकलने वाला हार्मोन होता है सोमैटोस्टेटिन।
सेक्रेटेड जो पैनक्रियास अग्नाशय की गामा कोशिका से निकलता है। तो इसलिए अग्नाशय हमारे लिए बहुत जरूरी है, ये इस चीज के बारे में हमें, क्योंकि एंजाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट निकलता है और हार्मोन्स भी हमारी बॉडी का बहुत जरूरी पार्ट है। तो ये डाइजेशन से रिलेटेड एक आपका कंप्लीट हमने पढ़ लिया है कि इसके मेन चीजें क्या होती हैं, कैसे ये अलग अलग चीजों में काम करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को सब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी हम डाइजेशन सिस्टम के मेन पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। अब पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों को रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। 5 मिनट में सारा दोबारा से रिवाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए, दांत होते हैं 32 दांत होते हैं, दूध के दांत होते हैं 20, ये सबको पता है। मनुष्य कैसा जानवर है, तो डायफायोडोंट है, क्योंकि 2 बार दांत आते हैं। 20 दांत होते हैं जो दूध के आते हैं, और विजडम टीथ है जो अकल जाड़ होती है, वो 18 या 20 साल की उम्र में आती है। दूध के दांत 6 से 8 साल की उम्र में आ जाते हैं। दांत के ऊपर जो चमकीली परत पाई जाती है एनामल, वो सबसे कठोर भाग है हमारे शरीर का, और दांतें जो मिलकर बने होते हैं वो कैल्शियम और फास्फोरस से मिलकर बनते हैं। फ्लोराइड या फ्लोरीन इनकी सुरक्षा के लिए, जो एनामल की सुरक्षा के लिए ज़्यादातर टूथपेस्ट में फ्लोराइड्स पाया जाता है, वो जरूरी होता है। लार ग्रंथि होते हैं 3 तरह की, सबसे बड़ी पैरोटिड, उसके बाद सब मैंडिबुलर, और तीसरी होती है सबलिंगुअल जो दूध जो हमारे जीभ में पाई जाती है। इसके बाद जो ये पार्ट है, ये है आपका इसोफेगस, जो हमारी फूड पाइप है। इसोफेगस जो होती है फूड पाइप, वो लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसोफेगस से जो खाना फिर पेट में आता है, पेट ये है आपका पेट, स्टमक, और स्टमक की लंबाई लगभग 30 सेंटीमीटर होती है, ये पॉइंट आपने याद रखना है। और पेट में 3 चीजें होती हैं, एक है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है आपका गैस्ट्रिन जो ये एक हार्मोन होता है, और एक होता है म्यूसिन एंजाइम। तो पेट में है 3 चीजें। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कौन रिलीज करने को करता है, गैस्ट्रिन जो हार्मोन होता है ये रिलीज करता है। और म्यूसिन एंजाइम क्या करता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये नुकसान ना पहुंचाए, तो पेट के चारों ओर क्या कर लेता है, एक आवरण बना लेता है, ताकि खाना भी पच जाए और पेट को नुकसान भी ना हो। इसी बीच में ये है आपका लीवर, और लीवर क्या रिलीज करता है, बाइल जूस यानी पित्त रस रिलीज करता है, बाइल जूस। और बाइल जूस कहाँ इकट्ठा होता है, ये जो अंग है आपका, ये है पित्ताशय यानी गाल ब्लैडर में, गाल ब्लैडर में। तो खाने से जो पेट में HCl मिल जाता है, म्यूसिन एंजाइम होता है, यहाँ से फिर पित्त रस भी मिल जाता है। इधर जब खाना इन सब के बाद जब यहाँ पे आता है छोटी आंत में, तो छोटी आंत में इससे आने से पहले ये एक अंग है जो है हमारा पैनक्रियास यानी अग्नाशय। तो अग्नाशय क्या करता है, उसमें बहुत सारे एंजाइम और बहुत सारे हार्मोन मिलाता है जो अलग अलग चीज़ों के पाचन के लिए जरूरी होते हैं। तो ये क्या कर देता है, ये भी यहाँ से खाने में बहुत सारे एंजाइम और हार्मोन मिला देता है, यहाँ से जो पित्त रस होता है वो भी मिल जाता है। फिर खाना आता है छोटी आंत में। छोटी आंत की लंबाई, ये जो चीज़ है ये है आपकी छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर और चौड़ाई सिर्फ 2.5 से 3 सेंटीमीटर होती है, लंबी ज़्यादा होती है ये छोटी आंत। ये पॉइंट याद रखना, सबसे लंबा भाग होता है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो हमारे जो आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है, तो छोटी आंत है, 6 से 7 मीटर लंबाई होती है इसकी। तो इसमें खाने 3 भाग होते हैं इसके, ड्यूडेनम, जेजुनम, जो पेट से सीधे निकल के ये है ड्यूडेनम जिससे ये प्रवेश करती है, बीच वाला भाग जिसमें पड़ता है जिसमें उंगलियों जैसी संरचना होती है, तो विली, उंगलियों जैसी जो संरचनाएं पा जाती हैं जिनमें खाना पचता है, विली किस में होती हैं, जो बीच वाला भाग होता है छोटी आंत का, जेजुनम, उसमें होती हैं। जेजुनम में ये पाई जाती हैं, जेजुनम में पाई जाती हैं। इसके बाद खाना जब पच के इससे छोटी आंत से आता है बड़ी आंत में, तो यहाँ पे एक वाल्व होती है जिसका नाम है इलियोसिकल वाल्व, ताकि जो खाना है वो छोटी आंत से बड़ी आंत में तो आ जाए और बड़ी आंत से वापस ना जा पाए। तो इलियोसिकल ये वाल्व होती है यहाँ पे इन दोनों आंतों के बीच में।
इलियोसिकल, फिर इसके सीकम, कोलोन और रेक्टम। ये रेक्टम जो लास्ट वाला भाग होता है बड़ी आंत का, इसे कहते हैं हम रेक्टम। तो बड़ी आंत क्या करती है, खाने से मेन जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो तो छोटी आंत द्वारा सोख ली जाते हैं। जो पानी होता है, पानी को सोखने का काम कौन करता है, बड़ी आंत करती है। और यहाँ पे होता है एनस, यहाँ पे जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, खाने का जो मल होता है, वो एनस के थ्रू, जो लास्ट वाला पार्ट है उसके थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। अब यहाँ पे एक अंग होता है, ये पॉइंट आपने याद रखना है, अपेंडिक्स। इस ऑर्गन का अभी तक पूरे डाइजेशन सिस्टम में जिक्र नहीं हुआ था। अपेंडिक्स ये राइट साइड में पाया जाता है। कई बार बोलते हैं ना कि बहुत तेज दर्द हो गया, अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवाना पड़ जाएगा। जब मनुष्य शाकाहारी था, कंद मूल खाते थे, पत्ते खाते थे, तो शाकाहार को पचाने में अपेंडिक्स का बहुत बड़ा रोल होता था। आजकल शाकाहार नहीं खाते हैं, कंद मूल नहीं खाते हैं, शाकाहार तो खाते हैं, तो कंद मूल को पचाने में इस ऑर्गन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो इसलिए अपेंडिक्स को निकाल भी देते हैं ऑपरेशन से, तो बॉडी में कोई खास फर्क नहीं होता है। तो ये आपका डाइजेशन सिस्टम है, समझ के करना है, रट के कोई भी चीज़ नहीं करनी है। वीडियो को 2 बार प्रॉपरली देख लेना, कोई भी क्वेश्चन इस चीज़ से रिलेटेड गलत नहीं होगा। अब एक छोटी सी इक्वेशन और मैं समझा देता हूँ आपको कि खाने का पाचन कैसे होता है। ये जरूरी है इसको भी समझना, क्योंकि इस इक्वेशन से, अकेले इस इक्वेशन से रिलेटेड कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, पेड़ पौधों में जो भी ग्लूकोज होती है, जो एनर्जी देती है हमें, वो स्टोर होती है स्टार्च के रूप में। और स्टार्च जैसे ही हम खाते हैं तो स्टार्च बदलती है माल्टोज में, स्टार्च बदलती है माल्टोज में। और माल्टोज, स्टार्च को माल्टोज में कौन सा एंजाइम बदलता है, ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया था। तो इसमें 2 एंजाइम होते हैं, एक तो अल्फा अमाइलेज और एक होता है बीटा अमाइलेज। अल्फा अमाइलेज और बीटा अमाइलेज। तो अल्फा अमाइलेज क्या करता है, स्टार्च की बहुत बड़ी बड़ी चेन होती हैं, तो ये उन चेनों को छोटी चेनों में तोड़ देता है। और बीटा अमाइलेज क्या करता है, फिर उन चेनों को किस में कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। माल्टोज से बनता है सुक्रोज, माल्टोज से बनता है सुक्रोज। तो माल्टोज को सुक्रोज जो चीनी होती है, इसमें बनने में कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, तो वो उस एंजाइम का नाम है माल्टेज। माल्टेज एंजाइम क्या करता है, माल्टोज को सुक्रोज में बदल देता है। अब जो ये सुक्रोज होती है, सुक्रोज होती है कॉम्प्लेक्स शुगर, 2 अणुओं से मिलकर बनती है। तो ये जो सुक्रोज होती है ये टूटती है सिंपल शुगर में, और वो सिंपल शुगर कौन सी है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज, ये सिंपल शुगर मानी जाती हैं। तो सुक्रोज को ग्लूकोज या फ्रक्टोज में कौन सा एंजाइम बदलता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो उस एंजाइम का नाम है इनवर्टेज, इनवर्टेज। और सबसे लास्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ग्लूकोज या फ्रक्टोज को, ग्लूकोज या फ्रक्टोज को इथाइल अल्कोहल या इसे इथेनॉल भी कहते हैं। इथेनॉल फॉर्मूला होता है C2H5OH। ये होता है इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल या शराब भी जो हम कहते हैं, अल्कोहल जिसे कहते हैं, ये उसका फार्मूला है C2H5OH। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो ये दिल्ली पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन था 2018 में, रेलवे भी इसे पूछ चुका है कि ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल, इथेनॉल में कौन सा एंजाइम बदलता है, तो उस एंजाइम का नाम है जाइमेज एंजाइम। जाइमेज एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। और इस क्रिया को कहा जाता है किण्वन की प्रक्रिया, फर्मेंटेशन इंग्लिश में कहते हैं, किण्वन की प्रक्रिया कहते हैं, कि गला सड़ा के किसी भी चीज़ को जाइमेज एंजाइम द्वारा ग्लूकोज और या फ्रक्टोज को इथाइल अल्कोहल में बदलना। कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो दैट वाज ऑल everything about our digestion system. These are the most important question which the examiner may ask you in the coming exam.
आपको प्रॉपर ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखनी है। डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन, मैं दावा करता हूं अगर प्रॉपरली फोकस्ड माइंड से देखते हो तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा।